हेलो स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स पेपर के चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरी की ई लेक्चर की सीरीज में आज का मेरा ये लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बचे हुए परक्यूजिट्स और कौन कौन से टैक्सेबल परक्यूजिट्स कौन कौन से हैं, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल परक्यूजिट्स कौन कौन से हैं, टैक्स फ्री परक्यूजिट्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगी। साथ ही जो परक्यूजिट्स मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पहले आप लोगों से, उसके अलावा अगर कोई एनी अदर कोई बेनिफिट एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है तो उस केस में हम वैल्यूएशन किस तरीके से किए जाएंगे इसके बारे में हम देखते हैं। अगर कोई अदर बेनिफिट दिया जा रहा है तो then the value of any other benefit provided by the employer to the employee is chargeable to tax। तो जो अगर कोई अदर बेनिफिट दिया जा रहा है, जिन प्रिविलेजेस के बारे में हम बात कर चुके हैं, मैं पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ, उनके अलावा अगर कोई अदर बेनिफिट एम्प्लॉय के द्वारा अपने एम्प्लॉय को दिया जाता है तो वो भी एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा, चार्जेबल टू टैक्स होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, एंड इट्स वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर अंडर एन आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन। एक आर्म ट्रांजेक्शन की तरह ही उसका क्या वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाएगा, जो भी कॉस्ट उस एम्प्लॉयर को आ रही है वो बेनिफिट देने में, तो उस कॉस्ट के बेस पे उसका वैल्यूएशन किया जाएगा एंड एज रिड्यूस्ड बाय द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। अगर एम्प्लॉय से उसने कुछ कंट्रीब्यूशन लिया है, एम्प्लॉय से कुछ पैसा वसूल किया है, तो वो अमाउंट लेस कर दिया जाएगा। तो क्या होगा, यदि नियोक्ता अपने कर्मचारी को या उसके परिवारजनों को उपरोक्त जो भी उल्लेखित सुविधाएं हैं, जो भी मैंने पहले प्रिविलेजेस बताए हैं, उनके अलावा अगर अन्य कोई सुविधा प्रदान करता है तो ऐसी सुविधा का मूल्य कैसे निकाला जाएगा कि जैसे उसकी राशि, वो जो बेनिफिट दिया जा रहा है उसकी उसका वैल्यू वह राशि होगी जिसे नियोक्ता ने किसी बाह्य संस्था को भुगतान किया हो अथवा किसी सुविधा के नियोक्ता को जो लागत वहन करनी पड़ रही है। तो जो भी उसने बेनिफिट दिया जा रहा है तो उस बेनिफिट के लिए एम्प्लॉयर ने कुछ जो पे किया है अमाउंट, वो या जो भी एम्प्लॉयर को कॉस्ट आ रही है वो उसकी वैल्यू, उस बेनिफिट की, उस प्रिविलेज की वैल्यू मान ली जाएगी। और अगर एम्प्लॉय से, अपने कर्मचारी से कुछ वैल्यू वसूल किया, कुछ भी अमाउंट वसूल करता है तो वो अमाउंट लेस कर दिया जाएगा। अब वैसे तो मैंने सारे प्रिविलेज बता दिए हैं आपको, फिर भी एक टेबल के थ्रू मेन प्रिविलेज बताने की कोशिश कर रही हूँ कि सबसे पहले आता है प्रिविलेज टैक्सेबल ओनली इन स्पेसिफाइड फॉर इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज अगर है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया था, या तो कंपनी में सार्वजनिक हित होना चाहिए या फिर उसकी जो भी इनकम हो वो 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये सब चीज़ें मैंने बताई थी, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए कौन कौन से होने जरूरी है। तो उस एम्प्लॉयज के लिए, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज हैं, उन एम्प्लॉयज के लिए कौन कौन से पैकेजेस टैक्सेबल होंगे, ऐसे 5 पैकेजेस बताए थे। एक एजुकेशन फैसिलिटी आती है, अगर उसको गार्डनर, वॉचमैन, स्वीपर और एनी अदर पर्सनल अटेंडेंट की सुविधा दी जा रही है तो वो भी टैक्सेबल होगी। गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी भी टैक्सेबल होगी। मोटर कार फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टैक्सेबल होगी। और इसका वैल्यूएशन, इन पैकेजेस का वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाएगा, ये हम अलग अलग सारे पैकेजेस पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है परचेज टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज। जो सारे कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय हैं उनके लिए कौन कौन से परचेज टैक्सेबल होते हैं, ये जो मैं परचेज बताने जा रही हूँ सारे परचेज हम डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले आता है रेंट फ्री अकोमोडेशन, अकोमोडेशन एंड कंसेशनल रेट, एम्प्लॉयज ऑब्लिगेशन मेड बाय द एम्प्लॉयर इफ नो टैक्स इन द हैंड ऑफ द एम्प्लॉयर, amount payable by employer to effect an assurance on the life of the employee, specified securities or sweat equity shares allotted transferred to employees by an employer, any contribution to an superannuation fund by the employee in respect on employee। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रेंट फ्री अकोमोडेशन देता है, बिना रेंट के वो रहने की सुविधा देता है, या कंसेशनल रेट पे, रियायत दर पे रहने की सुविधा देता है, अगर एम्प्लॉय के किसी भी ऑब्लिगेशन का पेमेंट कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, वो ऑब्लिगेशन जो कि अगर पेमेंट एम्प्लॉयर नहीं करता तो एम्प्लॉय खुद को करना पड़ता। नेक्स्ट आता है अगर एम्प्लॉय उसके लाइफ इंश्योरेंस को, इंश्योरेंस के प्रीमियम का पेमेंट करता है तो वो भी टैक्सेबल होगा सभी एम्प्लॉयज के लिए। कोई स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हैं जैसे स्वेट इक्विटी शेयर्स बताए थे, वो अगर एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को दिए जाते हैं तो वो भी एक रिक्विजिट माना जाता है, वो भी सारे एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होता है। अगर सुपर एनुएशन फंड में एम्प्लॉयर के द्वारा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो वो भी टैक्सेबल है, उसके संबंध में जो भी कंडीशन है मैं पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आता है नोटिफाइड फ्रीज बेनिफिट, जैसे कि लोन दिया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को
कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या फ्री ऑफ इंटरेस्ट, कंसेशनल रेट पे रियायत दर पे या फिर फ्री ऑफ इंटरेस्ट बिना इंटरेस्ट के कोई लोन दिया जा रहा है तो वो आ जाएगा, वो भी टैक्सेबल होगा। एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद ट्रेवलिंग टूरिंग एंड अकोमोडेशन टू द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को ट्रेवलिंग टूरिंग और अकोमोडेशन के कोई एक्सपेंडिचर जो भी आ रहे हैं वो कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे करता है। अगर फ्री रिफ्रेशमेंट दिया जाता है फूड्स टू द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को फ्री रिफ्रेशमेंट या लंच वगैरह दिया जाता है तो वो भी आ जाएंगे, वो भी सभी एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल है। अगर गिफ्ट वाउचर टोकन दिए जाते हैं तो वो भी सभी एम्प्लॉय टैक्सेबल है। एक्सपेंसेज ऑन क्रेडिट कार्ड, क्लब मेंबरशिप एंड एक्सपेंसेज इनकर्ड इन ए क्लब और यूज ऑफ एम्प्लॉयज इमूवेबल असेट्स बाय द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयर की मूवेबल एसेट्स को यूज करता है या एम्प्लॉयर उनको ट्रांसफर कर देता है अपने एम्प्लॉय को मूवेबल एसेट्स को, या फिर क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी या क्लब मेंबरशिप देता है, या ये सारे जो एक्सपेंडिचर होते हैं अगर ऐसी कोई सुविधाएं दी जाती हैं एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को तो सभी एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होंगी। एनी अदर बेनिफिट्स भी हो सकते हैं जैसे मेडिकल फैसिलिटी, जो आज से पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस मैंने बताया था आपको, मेडिकल फैसिलिटी देता है तो उसके लिए भी कंडीशंस बताई थी, लीव ट्रेवल कंसेशन के लिए बताया गया था कौन सा अमाउंट एग्जाम्प्ट होगा और कौन सा अमाउंट टैक्सेबल होगा। इससे नेक्स्ट चलते हैं तो आता है हमारे टैक्स फ्री परक्यूजिट्स। टैक्स फ्री परक्यूजिट्स कौन कौन से होते हैं इन सब के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो जो परक्यूजिट्स बताए गए थे कि इनका कितना पोर्शन टैक्स फ्री होगा वो सब इसमें आ जाएंगे। तो सबसे पहला जो आता है वो है perquisite allowed outside India by the government to an employee who is a citizen of India for rendering services outside India। अगर कोई परक्विजिट गवर्नमेंट के द्वारा अपने एम्प्लॉय को दिया जा रहा है आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया क्यों दिया जा रहा है, वो सिटीजन तो इंडिया का है और बाहर इंडिया के बाहर सर्विस देने के लिए गया हुआ है, और अगर गवर्नमेंट उसको कोई सुविधा देती है, कोई परक्विजिट देती है तो वो भी टैक्स फ्री होगा, उसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है रेंट फ्री ऑफिशियल रेजिडेंस। अगर ऑफिशियल रेजिडेंस दिया जा रहा है किसको, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को रेंट फ्री ऑफिशियल रेजिडेंस दिया जा रहा है तो वो भी प्रिक्विजिट एग्जेम्प्ट होगा, टैक्स फ्री होगा। नेक्स्ट आता है रेंट फ्री फर्निश्ड रेजिडेंस। अगर रेंट फ्री फर्निश्ड रेजिडेंस दिया जा रहा है इंक्लूडिंग मेंटेनेंस को इंक्लूड करते हुए प्रोवाइडेड टू एन ऑफिशियल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के ऑफिशियल को और यूनियन मिनिस्टर को या लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट है उसके जो भी ऑफिशियल हैं उनको या यूनियन मिनिस्टर को या अपोजिशन का जो लीडर है उसको अगर रेंट फ्री फर्निश्ड रेजिडेंस दिया जा रहा है तो वो भी टैक्स फ्री होगा, एग्जेम्प्ट होगा। नेक्स्ट आता है अकोमोडेशन प्रोवाइडेड ऑन ट्रांसफर ऑफ एन एम्प्लॉय इन ए होटल फॉर नॉट एक्सीडिंग 15 डेज इन एग्रीगेट। अगर किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफर होता है किसी दूसरी जगह और वहाँ पे एम्प्लॉयर उसको होटल में रहने की सुविधा देता है तो 15 डेज के लिए वो सुविधा वो परक्विजिट भी एग्जाम्प्ट होगा, टैक्स फ्री होगा। नेक्स्ट आता है accommodation provided in a remote area to an employee working at mining site or an onshore oil exploration site, a project execution site, and accommodation provided in offshore site of similar nature। इसके बारे में पहले बता चुकी हूँ कि रिमोट एरिया में जो ऐसे एम्प्लॉय जो माइनिंग साइट पे काम कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन साइट पे, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट वगैरह पे काम कर रहे हैं, उनको अगर रिमोट एरिया में अकोमोडेशन सुविधा दी जाती है तो वो भी फुल्ली टैक्स फ्री एग्जम्प्ट होती है। अगर कन्वेंस फैसिलिटी दी जा रही है किसको, टू एन एम्प्लॉय टू कवर द जर्नी बिटवीन ऑफिस टू रजिस्टर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने की जो ट्रेवलिंग की जो सुविधा दी जा रही है ट्रांसपोर्टेशन की, कन्वेंस की, वो भी फुल्ली एग्जम्प्ट होती है। अगर फ्री एजुकेशन दी जा रही है चिल्ड्रन को और अप टू 1000 पर मंथ तक वो भी फुल्ली टैक्स फ्री होती है। अप टू 1000 पर मंथ, एक महीने के 1000 ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1000 तक का अगर खर्चा आ रहा है एजुकेशन का तो वो भी टैक्स फ्री होता है। नेक्स्ट आता है अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय और फीस पेड फॉर रिफ्रेशर एंड मैनेजमेंट कोर्सेज। जो भी ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, रिफ्रेशर मैनेजमेंट कोर्सेज करवाए जाते हैं, उनके लिए अगर फीस पे की जाती है, अमाउंट स्पेंड किया जाता है, वो भी टैक्स फ्री होता है। Payment of annual premium by the employer or personal accident policy affected by him or on his employee। एम्प्लॉय के लिए वो अगर एक्सीडेंट पॉलिसी का कोई एनुअल प्रीमियम पे करता है तो वो भी टैक्स फ्री होगा, एग्जम्प्ट होगा। इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन दिया जाता है ऑफ एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 20,000 तक अगर इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन दिया जा रहा है तो वो सुविधा भी फुल्ली टैक्स फ्री एग्जम्प्ट होगी। नेक्स्ट आता है रिफ्रेशमेंट प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय टू ऑल एम्प्लॉय ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स इन ऑफिशियल प्रीमाइसेस।
अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ऑफिस प्रमाइसेस में रिफ्रेशमेंट की सुविधा देता है तो वो भी फुल्ली टैक्स फ्री होती है सभी एम्प्लॉयज के लिए। नेक्स्ट है हेल्थ क्लब फैसिलिटी और स्पोर्ट्स क्लब फैसिलिटी भी टैक्स फ्री होती है। अगर वो अपने एम्प्लॉय को कंप्यूटर लैपटॉप देता है ऑफिशियल पर्पज के लिए या पर्सनल पर्पज के लिए, जो कि एम्प्लॉय खुद के द्वारा ओन्ड हो या उसके द्वारा किराए पर लिया गया हो, तो वो भी टैक्स फ्री होता है। टेलीफोन फैसिलिटी भी टैक्स फ्री होती है। रिक्रिएशनल फैसिलिटी भी टैक्स फ्री होती है। और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, तो स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, वो भी एग्जम्प्ट होता है। पीरियोडिकल्स एंड जर्नल्स रिक्वायर्ड फॉर डिस्चार्ज ऑफ वर्क, काम का ऑफिस वर्क करने के लिए जो भी पीरियोडिकल्स एंड जर्नल्स रिक्वायर्ड होती हैं, उनके लिए जो भी पेमेंट किया जाता है वो भी टैक्स फ्री परक्यूजिट माना जाता है। नेक्स्ट आता है, लास्ट है, कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू हाई कोर्ट जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट जज। हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज को जो भी कन्वेंस फैसिलिटी दी जाती है वो भी फुल्ली एग्जम्प्ट होती है, टैक्स फ्री होती है। अब हम जो भी इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में आती हैं उन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन सी इनकम इसमें इस हेड के अंडर में टैक्सेबल होंगी, और टैक्सेबल होंगी तो कितनी टैक्सेबल होंगी, कौन सी लिमिट उनकी एग्जम्प्ट होगी, अलाउंसेस क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सैलरी क्या होती है, परक्यूटेड क्या होते हैं, और भी अदर कोई चीज़ें जो भी इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में आती है उन सब के बारे में हम देख चुके हैं। तो एक यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी का एक परफॉर्मा दिया गया है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि किस तरीके से अगर हमारे क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो किस तरीके से एक परफॉर्मा बना के हमें सॉल्व करना है, ताकि जो भी सारी क्वेश्चन में पूछा गया है, जो भी चीजें बताई गई हैं वो सारी किस तरीके से हम उनको दिखा सकते हैं एक साथ। तो सबसे पहले आएगा सैलरी, जो भी इसको सैलरी मिल रही है, एन्युटी या पेंशन मिल रहा है, बोनस, फीस या कमीशन मिल रहा है, वो सब ऊपर आएंगे। फिर उसके बाद में अलाउंसेज आ जाएंगे। अलाउंसेज में कौन कौन से आएंगे वो मैं बता चुकी हूँ, कौन कौन से अलाउंस टैक्सेबल होते हैं, जैसे डीए हो गया, डियरनेस अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस वैसे तो सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को छोड़कर अन्य एम्प्लॉयज के लिए सबके लिए टैक्सेबल होता है। एजुकेशन अलाउंस, अगर वो टैक्सेबल पोर्शन आएगा केवल उसका, कुछ पोर्शन मैंने बताया था कि किस लिमिट तक तो एग्जम्प्ट होता है, आगे का पोर्शन टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल पोर्शन यहाँ हम शो करेंगे। बाकी की जो भी कैलकुलेशन होती है, जैसे कि टैक्सेबल पोर्शन निकालने के लिए हमने पहले बताया होगा कि टोटल इतना अलाउंस दिया गया था, उसमें से इतना एग्जम्प्ट होता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो वो सब कैलकुलेशन हमें वर्किंग नोट्स के थ्रू दिखानी पड़ती है जब भी हम एग्जाम में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो वो एक एग्जाम्पल भी मैं आगे के लेक्चर में एक समझाने की कोशिश करूंगी आपको। नेक्स्ट आता है एनी अदर टैक्सेबल कैश अलाउंसेस, अगर कोई कैश अलाउंसेस जो टैक्सेबल है वो यहाँ शो हो जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस, इसका भी केवल टैक्सेबल पोर्शन आएगा। टैक्सेबल पोर्शन कैसा निकाला जाता है वो मैं बताया था मैंने लास्ट लेक्चर्स में, तो वो भी सारा हम वर्किंग नोट में शो करेंगे। नेक्स्ट आता है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी। ग्रेचुटी का भी केवल टैक्सेबल पोर्शन लिया जाएगा। स्पेशल अलाउंसेज अगर हैं तो वो भी लिए जाएंगे, वो भी केवल टैक्सेबल पोर्शन। ट्रेवलिंग अलाउंस हो गया। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12%, क्योंकि 12% ऑफ सैलरी तक तो एग्जम्प्ट होता है और उसके ऊपर का टैक्सेबल होगा, तो टैक्सेबल पोर्शन इसका आएगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 9.5%, तो 9.5% से जो ज़्यादा इंटरेस्ट आता है वो ही टैक्सेबल होता है। बाकी 9.5% तक का इंटरेस्ट तो क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है, तो हमें उसके एक्सेस में जो है वो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा क्योंकि टैक्सेबल होगा। फिर आते हैं परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स में मैंने बताया, आगे देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन एंड कंसेशनल रेंट फ्री अकोमोडेशन। इसके बारे में देखा कि सभी एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होता है, तो उसका भी एक टैक्सेबल पोर्शन यहाँ शो होगा। नेक्स्ट आता है एक्चुअल पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज ऑब्लिगेशन पेड बाय द एम्प्लॉयर, ये भी सभी एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल है, तो वो भी यहाँ शो कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है लाइफ एंड और एन्युटी प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर, ये भी सभी एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल है, तो वो भी यहाँ आ जाएगा। फिर आता है वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट्स इफ एनी टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को परक्यूजिट्स दिया जा रहा है तो उनका वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाएगा, वो आएगा, वो भी हम देखते हैं। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज क्या बताया था मैंने, डायरेक्टर से स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज होते हैं और अदर कोई एम्प्लॉय जो हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट और हैविंग मॉनेटरी टैक्सेबल सैलरीज इनकम इन एक्सेस ऑफ 50,000। मैंने बताया था स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज क्या होते हैं, तो डायरेक्टर हो सकते हैं कंपनी के, या फिर उसका उस कंपनी में सारवान हितु सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कब माना जाएगा, जब उसके पास कम से कम 20% वोटिंग पावर्स के शेयर हो, या फिर उसकी जो इनकम है टैक्सेबल सैलरीज इनकम जो 50,000 से ज़्यादा हो, तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा। तो इफ द एसएससी इज नॉट ए एम्प्लॉय assessee, these perquisites shall not be valued as these perquisites shall be deemed
फ्री एंड एग्जेम्प्ट। वैल्यूएशन ऑफ एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट, कोई अदर कोई बेनिफिट एमिनिटी है तो उसका वैल्यूएशन जो टैक्सेबल होगा वो भी यहाँ आ जाएगा। एक आता है प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, जैसे हमने बात करी थी अर्न लीव सैलरी जो मिलती है वो, और पीएफ वगैरह ये सब जैसे कंपनसेशन मिलता है वो सब जो प्रॉफिट इन लिeu सैलरी में जो भी इंक्लूड होते हैं वो यहाँ आ जाएंगे, केवल टैक्सेबल पोर्शन। जैसे कि कंपनसेशन फॉर मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ और टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, जो मॉडिफिकेशंस के कारण जो भी कंपनसेशन मिल रहा है वो भी यहाँ टैक्सेबल में, यहाँ टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करते टाइम यहाँ शो हो जाएगा। फिर आता है टैक्सेबल पोर्शन इन ट्रांसफर्ड बैलेंस ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अमाउंट कंट्रीब्यूट बाय द एम्प्लॉय टुवर्ड्स न्यू पेंशन स्कीम। जो भी पीएफ का पैसा था जो कि ट्रांसफर किया गया एनपीएस में, तो उसमें जो टैक्सेबल पोर्शन होगा वो भी यहाँ आ जाएगा। ये सब चीज़ें हम किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, किस तरीके से इनका वैल्यूएशन किया जाता है, ये हम लास्ट लेक्चर्स में देख चुके हैं। ये सब जो इंक्लूड करके हमारी आ जाएगी ग्रोस सैलरी, और ग्रोस सैलरी में से हमें दिया जाएगा डिडक्शन। डिडक्शन आता है अंडर सेक्शन 16, तो सेक्शन 16 जो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 16 उसमें डिडक्शन दे रखे हैं। 3 तरह के डिडक्शन है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सभी एम्प्लॉयज को मिलता है, वो चाहे प्राइवेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो वो आता है हमारा अभी जो मिल रहा है 50,000 हो गया। एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ओनली, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही मिलता है डिडक्शन, अदर एम्प्लॉयज को नहीं मिलता है। एक प्रोफेशनल टैक्स और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में मैंने शुरू के लेक्चर में बताया था। ये सब डिडक्शन लेस करने के बाद में जो अमाउंट आएगा वो हमारी आ जाएगी टैक्सेबल सैलरी, और इस अमाउंट पे ही किसी भी एसएससी को, किसी भी एम्प्लॉय को टैक्स देना पड़ता है। अब इससे आगे हम कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है एग्जाम और किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू सारी जो भी हमने अंडर द हेड सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर में पढ़ी है, तो उनका क्वेश्चन कैसे आता है और किस तरीके से उनको सॉल्व करते हैं, इन सब के बारे में हम देखेंगे। आगे के लेक्चर में मैं एग्जाम्पल के थ्रू सब चीज़ समझाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।